वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे पर। और आज का लेक्चर हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। और सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज का लेक्चर बेटा पीपीटी बेस्ड नहीं है। आज का लेक्चर विदाउट पीपीटी है, यानी पीपीटी के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलेंगे। आज हम पढ़ाएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये भी वन शॉट ही रहने वाला है। सबसे पहली बात क्या है कि व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट क्या होता है? एक पीस ऑफ मटेरियल होता है जिसके अंदर एक छोटी सी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। किसको? आयरन के पीसेस को। किसको अट्रैक्ट करती है बेटा? आयरन के पीसेस को या फिर स्टील को। सबसे पहले दुनिया में क्या था कि मैग्नेटाइट एक क्या होता है? आयरन ओर होता है। एक आयरन ओर होता है जिसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो होता है वो एक आयरन ओर होता है जिसको लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। वो नेचुरली अकरिंग रॉक था जिसे हम लोग क्या बोलते थे? मैग्नेट कहते थे। अब मैग्नेट इसका नाम पड़ा क्यों? क्योंकि ये जो रॉक था ये एक्चुअली ग्रीस नाम के देश में एक आइलैंड जिसका नाम था क्या? मैग्नेशिया। जिसका नाम क्या था? मैग्नेशिया। तो ग्रीस एक देश है, एक कंट्री है। ग्रीस नाम की कंट्री का एक आइलैंड है जिसका नाम है मैग्नेशिया। सबसे पहले उस मैग्नेशिया में इस टाइप का रॉक पाया जाता था जिसके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट द मेटल पीसेस टुवर्ड्स इट्स। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स इट्स का मतलब खुद की ओर। तो थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, गड़बड़ा जाता है कभी कभी, है ना। तो मैग्नेट क्या होता है बेटा? तो मैग्नेट एक सिंपल सा क्या होता है? रॉक होता है, एक पत्थर होता है। और पत्थर जो होता है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है आयरन और स्टील के पीसेस को। तो ये क्या कहलाया? मैग्नेट कहलाया। सबसे पहले मैग्नेट कहाँ मिला था? मैग्नेशिया पे मिला था, जो कि क्या है? ग्रीस का एक आइलैंड है। और ये क्या होता है? मैग्नेटाइट ओर होता है जिसको लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो मैग्नेट बेटा कई टाइप का होता है। जैसे एक टाइप का होता है आपका ये बार मैग्नेट, एक होता है ये ऐसा कुछ करके, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट। तो अलग अलग शेप्स में मैग्नेट पाया जाता है। ये देखो, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, यहाँ पे देखो छपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? हॉर्सशू मैग्नेट। ये क्या होता है? बार मैग्नेट। क्लियर है इतनी बात? तो मैग्नेट जो होता है, वैसे तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। नेचुरल मैग्नेट का कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन अगर आपने मैग्नेट अपने अकॉर्डिंग बनाया है तो उसका एक फिक्स शेप होगा और उसकी स्ट्रेंथ भी फिक्स होगी। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे हम लोग खुद से मैग्नेट बना सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट का क्या है मामला? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो अगली बात है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा कि मैग्नेट में हमेशा क्या होता है? दो पोल होता है। मैग्नेट में हमेशा क्या होता है? दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। और ये डिसाइड कैसे होता है? तो जब हम किसी मैग्नेट को ऐसे लटका देंगे फ्रीली, तो एक एंड उसका नॉर्थ की तरफ, यानी जैसे ऐसे इसको एक मैग्नेट को लटका दिया तो एक एंड इसका नॉर्थ डायरेक्शन में, एक एंड इसका साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो एंड इसका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो इसका नॉर्थ पोल कहलाएगा, जो इसका साउथ डायरेक्शन में होगा वो एंड इसका साउथ पोल कहलाएगा। पहली प्रॉपर्टी ये है। तो मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही जा करके रुकेगा। यानी चुंबक को अगर हम ऐसे मुक्त रूप से लटका दे किसी रस्सी से बांध करके, तो ये क्या करेगा? एक उत्तर दिशा में और एक सिरा उत्तर दिशा में, एक सिरा दक्षिण दिशा में जा करके रुकेगा। फिर घुमा दोगे, फिर घूमने के बाद जब रुकेगा तो एक नॉर्थ में, एक साउथ में। तो
ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। जो एंड इसका नॉर्थ की तरफ होता है उसको इसका नॉर्थ पोल कहते हैं, जो एंड इसका साउथ की तरफ होता है वो एंड इसका साउथ पोल कहलाता है। जो पोल्स होते हैं वो मैग्नेट से पूरी तरीके से किनारों पर नहीं होते, बल्कि किनारों से थोड़ा सा अंदर होते हैं, और ये डिस्टेंस होती है 8/9 पार्ट ऑफ द टोटल मैग्नेट, 8/9 पार्ट ऑफ टोटल मैग्नेट लेंथ या टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो क्या बोलते हैं इसको, 8/9 पार्ट ऑफ टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट, यानी पूरे मैग्नेट की लंबाई का 8/9 हिस्सा जो होता है उस उतना अंदर ये मैग्नेट का पोल क्या होता है, लाई करता है किसी भी मैग्नेट के अंदर। क्लियर है? अरे यार सिंपल सी बात है, ये मैग्नेट है तो एकदम किनारों पर पोल नहीं होगा, किनारे से थोड़ा सा अंदर होगा, थोड़ा सा इधर अंदर होगा, एकदम किनारों पर स्थित नहीं होगा। किसी भी मैग्नेट को अगर आप ब्रेक कर देते हो तो यहां पर आपको दो मैग्नेट मिल जाएंगे, तोड़ दिया मैंने, तो आपको लगता है कि इधर साउथ होगा, इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, इधर अपोजिट पोल जनरेट कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है, मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब एक ध्रुव पॉसिबल नहीं होता है मैग्नेट में। मैग्नेट में जब भी पॉसिबल होगा दो पोल पॉसिबल होंगे, यानी हमेशा दो पोल से ही मैग्नेट बनेगा। कभी किसी मैग्नेट में ऐसा नहीं होगा उसमें एक पोल हो, चाहे वो मैग्नेट की साइज कितना भी छोटा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक साइज का मैग्नेट क्यों ना हो, उसमें हमेशा दो पोल पॉसिबल होंगे। क्लियर रहती बात? तो ये 3-4 प्रॉपर्टी है मैग्नेट की जो आपको जाननी है। किसी भी मैग्नेट क्या करता है, किसी भी प्रकार के आयरन हो, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इन सब को बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर। चाहे आयरन हो, चाहे स्टील हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे निकेल हो, इन सब को अपनी ओर क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है बड़े ही आसानी से। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है? ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है। आगे बात चलते हैं। अब अगली बात आती है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने एक मैग्नेट रखा है, यहां पे आपने एक मैग्नेट रखा है नॉर्थ और इधर साउथ। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा कि अगर मैं कोई छोटा सा मैग्नेट ला के यहाँ पे रखूं तो इस मैग्नेट, इसको कहते हैं बेटा टेस्ट मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट मैग्नेट। टेस्ट मैग्नेट का मतलब होता है परीक्षण चुंबक। परीक्षण चुंबक, या फिर परीक्षण चुंबक की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, कंपस कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक निडल यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक निडल को चुंबकीय सुई भी कहते हैं, चुंबकीय सुई। तो मैग्नेटिक निडल या चुंबकीय सुई या कोई भी टेस्ट मैग्नेट जब आप इसके बाहर ले आके रखेंगे तो क्या होगा कि ये कोई भी फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट में यहाँ पर एंटर करेगा, इसके ऊपर इस मैग्नेट की वजह से एक फोर्स लगने लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे वो रिपल्शन फोर्स हो। ठीक है? अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं भूल गया मैग्नेट का, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अगर नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, दैट इज रिपेल करेंगे। वैसे ये आपको पता होगा। और अगर नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है? क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको कहते हैं, देखो बेटा, इसको बोलते हैं लाइक पोल्स, समान ध्रुव, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनलाइक पोल्स, यानी असमान ध्रुव। तो अगर लाइक पोल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ये क्या करेंगे, आपका अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। टेस्ट मैग्नेट जब इसके एंटर करेगा, या मैग्नेटिक निडल अगर एंटर करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है
कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक छोटा सा स्पेस होता है, एक छोटा सा एरिया या वॉल्यूम होता है। स्पेस का मतलब रीजन, चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में। जैसे यहाँ रखा है तो इधर भी और इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ इसके क्या होगा, एक स्पेस होगा जहां पर जैसे ही कोई दूसरा मैग्नेट आएगा उसके ऊपर इस मैग्नेट की वजह से एक फोर्स लगने लगेगा। तो ये पूरा ही रीजन क्या कहलाएगा, ये पूरा ही रीजन इस मैग्नेट का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ये पूरा ही रीजन क्या कहलाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में कहा जाता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये पूरा ही स्पेस क्या कहलाएगा, उस मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, मैग्नेट की पावर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगली बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पहली बात तो ये है कि दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइंस मतलब ये क्या होती हैं, मानी गई हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये क्या है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइंस। ये क्या होती हैं, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से जनरेट होती हैं और साउथ पर जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। नॉर्थ से क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जनरेट करती हैं, और साउथ पर जाकर के क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, जनरेट कहाँ से होती, नॉर्थ पे, और टर्मिनेट कहाँ पे होती, साउथ पे। लाइक दिस, ऐसे देखो, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ नॉर्थ से ऐसे निकलेंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसा। इस तरीके से ये क्या होगा, एक इमेजिनरी लाइंस होती है। ये लाइंस दिखती नहीं है, ये लाइंस होती भी नहीं है एक्चुअली। बस ये क्या है कि एक हाइपोथेटिकल, यानी माना गया है कि ऐसी लाइंस जो है वो मैग्नेट के चारों तरफ निकलती हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन, ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उतने ही एरिया में घूमती हैं जितनी दूर किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ये लाइंस नहीं जाती हैं। जितनी दूर किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ लाइंस क्या होंगी, ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से जनरेट होती हैं और साउथ पर जाकर के टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इनकी, देखिए, नॉर्थ से क्या होती हैं, नॉर्थ से जनरेट होती हैं और साउथ पर जाकर के क्या करती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। पहली बात, मतलब नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पे जाकर के खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये कंडीशन कब होता है, आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर की ओर। और एक बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इनसाइड द मैग्नेट इनकी डायरेक्शन क्या होती है। वैसे इनसाइड द मैग्नेट तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट आपका बोर्ड ये मानता है कि मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। तो आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप साउथ टू नॉर्थ लिख दीजिएगा इनसाइड द मैग्नेट, कोई इशू नहीं है। बट फैक्ट ये है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से प्रोड्यूस होती हैं और साउथ पर जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। मैग्नेट के अंदर उनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन अब आपका बोर्ड ये मानता है तो आप उसको क्या करेंगे, मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा आपका क्या कहता है, दूसरा क्या है, नंबर 2, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो आप क्या कर देंगे, तो टेंजेंट खींच लेंगे। टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट,
drawn at a point gives the direction of magnetic field at that point। यानी जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही हैं, आपको इस पॉइंट पर क्या चाहिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आप यहाँ से क्या खींच देंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे। मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ से आप क्या खींच देंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे। तो टेंजेंट क्या देगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। यानी जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका इस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर इसको चेक करना चाहते हो तो इस पॉइंट पर क्या रख दो, एक आप ला करके कंपास नीडल रख दो, तो उसकी जो सुई होगी वो कुछ इसके टेंजेंट के फॉर्म में ही मूव करेगी। यानी जैसे सुई, मान लो आपने ऐसे कंपास रखा है, इसका सुई कुछ ऐसा है, तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मान के चलिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस जगह पर ऐसा है, इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर आपका कंपास नीडल का क्या है, सुई ऐसा है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मान के चलिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तीसरा, नो टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ऐसे इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर लिया तो इस पॉइंट पर आपको दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो होने लगेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही मैग्नेट के द्वारा निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपका उस पॉइंट पर क्या होगा, एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, मतलब एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नंबर 4 है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जिन जगहों पर इसका ये पास होंगी, मतलब जिन जगहों पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जिन जगहों पर ये दूर होंगी, यानी इनकी डेंसिटी कम होगी, वहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, देखो जैसे ये देखो, एक सिंपल सा आपको डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ से निकल करके कहाँ जा रही हैं, साउथ की ओर। यहाँ से देखिए नॉर्थ से निकल करके कहाँ पे जा रही हैं, साउथ की ओर। और दूसरे डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो दूसरे डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक निडल रखी गई। ये मैग्नेटिक निडल है बेटा, ये मैग्नेटिक निडल है। तो मैग्नेटिक निडल देखो, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन ऐसा होता है जिस डायरेक्शन में इसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, नॉर्थ से साउथ है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है। इधर नॉर्थ टू साउथ है तो इधर की ओर है। क्लियर है इतनी चीज, इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये 2 डायग्राम है जिससे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, अगली बात है, देखो अगला क्या है, सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक, देखो सबसे पहले यहाँ पे जरा एक चीज और, तब सोलेनॉइड पे आते हैं।
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे दो नॉर्थ डायरेक्शन का रख दूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्या किया, दो नॉर्थ रखा, दो नॉर्थ पोल रखा, दो अलग अलग मैग्नेट, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इससे भी जो निकलने वाले क्या होंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये पॉइंट क्या कहलाता है, दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट। नल पॉइंट, या फिर हिंदी में इसको कहा जाता है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु, यानी नल पॉइंट मीन्स उदासीन बिंदु। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, नल पॉइंट या फिर उदासीन बिंदु कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बना दूँ क्या, एक तरफ नॉर्थ बना दूँ, एक तरफ साउथ बना दूँ, तो नॉर्थ से निकल करके ये जो है ऐसे साउथ की तरफ मूव कर जाएगा, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से। ठीक है, अब आप कहेंगे सर साउथ साउथ का क्यों नहीं दिखाया, तो साउथ साउथ का भी बेटा ऐसे ही होगा, बस नॉर्थ से क्या होता है, इधर जो एरो देखो ऐसे जा रही है ना, अगर नॉर्थ नॉर्थ का लोगे तो बस एरो का डायरेक्शन पलट जाएगा, बाकी पैटर्न यही रहेगा। एरो जो जा रही है वो एरो लौटने वाली होगी और पैटर्न ऐसा ही रहेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा साउथ साउथ का। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़, एक और बात आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, सिंपल सी चीज़, कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, अगर स्टैटिक पोजीशन में है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगा, जैसे ही वो मोशन में आया, जैसे ही आपका चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, मोशन में आया, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करने लगेगा, जनरेट करने लगेगा। अब शब्दों को पकड़िएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन आया था कि अ मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, सेकेंड ऑप्शन था मैग्नेटिक फील्ड ओनली, थर्ड ऑप्शन था क्या कहते हैं बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन था कोई भी नहीं। तो बच्चों ने मैग्नेटिक फील्ड मार दिया। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैटिक कंडीशन में जनरेट करेगा ही करेगा, मोशन में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करने लगेगा। मतलब जब मोशन में होगा आपका चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, यानी बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट था। ठीक है, अब आते हैं सोलेनॉइड पर। सोलेनॉइड होता क्या है बेटा, सोलेनॉइड सिंपल सा क्या होता है, एक कोर मटेरियल ले लीजिए आप। कोर मटेरियल लेने के बाद आप इसके ऊपर क्या कीजिए, वायर्स को कुछ इस तरीके से बाउंड कर दीजिए, मतलब उसको ऐसे लपेट दीजिए इसके ऊपर, और यहाँ से क्या निकाल दीजिए, एक वायर जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं सोलेनॉइड। इसको क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड होता है। अब जो सोलेनॉइड होता है, जो इसमें आप करंट फ्लो करते हैं एक्चुअल में, तो करंट फ्लो करने के बाद आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी ये आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट की तरह काम करता है। अब यहीं पे पहले बार मैग्नेट समझ लीजिए, फिर उसके बाद सोलेनॉइड समझ लेंगे। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है और सोलेनॉइड का एक साथ ही समझ लेंगे। ठीक है, तो बार मैग्नेट में देखो नॉर्थ से निकल करके ये साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं ऐसे की ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसा। अगर आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये दोनों रीजन पर डेंसिटीज ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की।
तो यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है बार मैग्नेट के। और ऊपर वाले साइड में, जैसे ये साइड हो गया और ये साइड हो गया, इन दोनों ही साइड पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होगा, थोड़ा वीक होगा पोल्स के रिगार्डिंग, यानी पोल्स के अपेक्षा, यानी पोल्स के कंपैरिजन में इन पॉइंट्स पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। सोलेनॉइड में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। सोलेनॉइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, जब आप इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं बेटा, तो जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ऐसे निकलने लगेंगी और यहाँ से फिर ऐसे घूम के आएंगी, ऐसे नीचे से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि बार मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर नहीं जाती हैं और सोलेनॉइड में अंदर से होकर के गुजरती हैं। तो काम ये भी कैसा करता है, बार मैग्नेट की तरह ही करता है। काम कैसा करता है, एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह ही वर्क करता है। किनारों पर पोल्स के निकट यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो इसका हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो होता है सोलेनॉइड के अंदर, यानी इसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, कहाँ होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इनसाइड द सोलेनॉइड होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड में आपको सिंपली एक ही चीज जानना है कि ये क्या होता है, एक्ट एज अ बार मैग्नेट, एक्ट एज अ बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाई इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होती है, इनसाइड द सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या काम करता है बेटा, सिंपल सी बात समझिएगा। सोलेनॉइड जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के काम आता है। यूज कहाँ कहाँ है इसका, बात समझते हैं। सबसे पहले तो क्या यूज है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। उसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं एक्चुअल में, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बेटा, और जैसे ही करंट को हम हटा देते हैं तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। अगर हम इसमें करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे और नंबर ऑफ टर्न्स को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी। यानी सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, वो डिपेंड करती है दो बात पर। पहली होती है करंट पर और दूसरी होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर। नंबर ऑफ टर्न्स यानी जितना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हम बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ती चली जाती है। तो हम इसकी स्ट्रेंथ अपने मन के अकॉर्डिंग, इसका शेप अपने मन के अकॉर्डिंग, और इसकी पावर जो होगी, मतलब कितनी क्षमता का मैग्नेट हम बनाना चाहते हैं, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, अगला यूज क्या है, ये तो एक यूज हो गया। दूसरा यूज ये है, मान लीजिए आप किसी को परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो, तो आप सोलेनॉइड का जो कोर होता है ना, ये लपेट के ऐसे मैंने रखा हुआ है, ऐसे लपेट के बनाया हुआ है। अब हमको भाई साहब थे
एक भैया थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये लो रॉड और इसको क्या बना दो, मैग्नेट बना दो। तो अब इसको मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड के बीच में जाके रख देंगे। सोलेनॉइड को बीच में जाके रख देंगे, थोड़ी देर के लिए करंट पास कराएंगे। थोड़ी देर के लिए करंट पास कराने के बाद जब इस रॉड को ऐसे बाहर निकालेंगे तो ये रॉड रॉड नहीं रह जाएगा, ये रॉड मैग्नेट बन चुका होगा। तो किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज, किसी भी चीज़ को क्या करना है, अगर मैग्नेटाइज करना है तो आप सोलेनॉइड का यूज़ कर सकते हैं। अब भैया को लग रहा है कि यार हो गया, खेल वेल लिए, मज़ा आ गया सब कुछ, अब इसको वापस नॉर्मल रॉड बना दो। तो आप जब इसको ऐसे रखे थे और ऐसे निकाले थे, इधर नॉर्थ बना इधर साउथ बना, तो आप इसको पलट के रख देंगे। पलट के रखने का मतलब क्या हो गया, अब साउथ इधर रखना पड़ेगा, नॉर्थ इधर रखना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर के लिए करंट इसमें फ्लो करा दीजिए। फिर जब ये बाहर निकलेगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल रॉड हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ को अगर आपको डीमैग्नेटाइज करना है तो भी आप इस सोलेनॉइड का यूज़ कर सकते हैं। तो सोलेनॉइड का यूज़ 3 चीज़ों में किया जाता है, नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट में, नंबर 2 मैग्नेटाइज करने में, नंबर 3 डीमैग्नेटाइज करने में। क्लियर है भैया इतनी बात? तो इतने में आपको कोई खास समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे, और यदि है तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा लेक्चर को, तो शायद आपका जो भी डाउट रहेगा वो दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत खास चैप्टर नहीं है, बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। एक टफ जो है बना के रखा है लोगों ने, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगर आप फैक्ट देखोगे, अगर आप दिमाग से पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी से इजी चैप्टर है, इसमें कुछ खास है नहीं। और अगर इसको आप एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में अगर पढ़ते हो ना तो और मज़ा आएगा इसमें। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बना के मैंने क्लास में दिखाया है बच्चों को कई बार, तो उनको मज़ा आता है ये सब देखने में। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, बायोट सेवर्ट लॉ। अब भैया क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ के पहले एक थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट जानना होगा, जिसको कहते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हो गया कि ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं थे ये, एक्चुअली थे हमारी तरह एक नॉर्मल टीचर स्कूल में। ये क्या करवा रहे थे, बच्चों को प्रैक्टिकल करवा रहे थे। प्रैक्टिकल करते करते एक घटना घट गई। अब घटना क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या कर रहे थे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल करवा रहे थे। एक वायर था, उसमें करंट फ्लो हो रही थी, उसके बगल में क्या हो रहा था, कंपास नीडल रखी हुई थी। कंपास नीडल अपना आराम से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थी। जैसे इसमें करंट फ्लो होने लगी, ये कंपास नीडल का डायरेक्शन क्या हो गया, कंपास नीडल का डायरेक्शन बदल गया। कंपास नीडल का डायरेक्शन बदल गया। तो जो इनके अगल बगल बच्चे थे उन्होंने पूछा, सर ये क्या हो रहा है। अब सर को पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या बताएं भाई, जब डिस्कवरी ही इन्होंने किया कि क्या हो रहा है तो इनको तो खुद ही नहीं पता क्या। तो क्या यार मुझे तो नहीं पता, देखा जाएगा। फिर इनके दिमाग में भी जिज्ञासा उठी कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये भी क्या किए, उसके ऊपर स्टडी किए। तो स्टडी करने पर इनको ये मिला कि जब भी किसी वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो कंपास नीडल जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता है। अगर हम करंट के डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अगर हम करंट की वैल्यू ज़्यादा करते हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, करंट की वैल्यू कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। करंट की वैल्यू अगर हम ज़्यादा करेंगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और करंट की वैल्यू कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। तो इनको माजरा ये समझ में आया कि यार कंपास नीडल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्ट होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। कोई मैग्नेट ला के कंपास के पास रख दो तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट हो रही जब मैं इसमें करंट फ्लो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो करेंगे, जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। तो ऑस्टेड ने ये कहा, ये स्टेटमेंट दिया कि जब हम किसी वायर में करंट को फ्लो करेंगे तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करेगी।
सॉरी, वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेंगी, दैट इज करंट। दैट इज करंट। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? करंट पे डिपेंड करेगी। इतनी बात ऑरस्टेड ने कही। अब ऑरस्टेड ने सिर्फ इतना बताया कि यार करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड का पावर क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के अलावा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ऐसा कोई स्टेटमेंट ऑरस्टेड का नहीं था। तो उसके बाद ये आए बायोट एंड सेवर्ट, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं स्वीडन के। तो ये बायोट और सेवर्ट, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक बायोट और एक सेवर्ट। इन्होंने फिर से क्या किया, इसको बताया, इसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में भैया, एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए ये आपने एक वायर लिया, ये एक वायर लिया, इस वायर की इस वायर से, इस वायर में एक करंट फ्लो करवाया मैंने I, और इसके किसी पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है R। तो इन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको ये ड्राइव फॉर्म में भी बताया गया हो, तो ऐसा कोई समस्या नहीं, क्योंकि डेरिवेशन या फॉर्मूला या न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ बायोट सेवर्ट का लॉ पता करना है। एक्चुअली बायोट सेवर्ट ने कहा क्या, तो वो हम अभी बताते हैं। जैसे B इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात कही कि भैया यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके बराबर होगा। अब इसी बात पे आ जाइए, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट। और कैसा कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक परमिटिविटी, परमिटिविटी। किसको? म्यू नॉट को, 4 पाई नहीं, म्यू नॉट को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक परमिटिविटी। ठीक है, ऑफ मीडियम। किसका? ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में आप काम कर रहे हो, जिस मीडियम में आप ये सब देख रहे हो, उस मीडियम की परमिटिविटी होती है। अच्छा, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो क्या हम ये लिख सकते हैं, B प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहीं से आता है बायो सेवर्ट का नियम। तो पहला नियम बायो सेवर्ट का ये है कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, करंट के, और करंट के कैसी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा नियम आता है B प्रोपोर्शनल टू dl, जो यहाँ पर लेंथ होगा वायर का, आपका मैग्नेटिक फील्ड उस लेंथ के भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इस एंगल को आप थीटा मान लें तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, यानी पॉइंट और वायर के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, पॉइंट और वायर को और पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसके और वायर के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल का साइन, ठीक है, उस एंगल का साइन भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगली बात इन्होंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही है बायो सेवर्ट का नियम, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। और इसको इस फॉर्म में मत लिखना बेटा, इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना कि बायो और सेवर्ट ने मुझे ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के थ्रू जनरेट होगा इस पॉइंट P पर, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है उसको उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चाहो तो ये डायग्राम बना लेना, और अगर बहुत अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो बेटा बाद में इसको भी, इस फॉर्मूले को भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
काट थोड़ी देगा टीचर का अगर आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि भैया तुम ज़्यादा जानते हो, हम तुमको नंबर नहीं देंगे, तुम सही से काम करो, उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरत है, ऐसा थोड़ी कहेगा टीचर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजी वे में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आ गई, डायरेक्शन कैसे निकालोगे भैया? मैग्नेटिक फील्ड तो आ गई, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन होगा आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? दिस इज राइट हैंड थंब रूल कि कंडक्टर को आप अपने राइट हैंड में पकड़िए और ऐसा पकड़िए कि करंट के डायरेक्शन में आपका क्या हो? अंगूठा। ठीक है, ठेंगा तो आपको नहीं दिखा रहे यार, मतलब बता रहे हैं, अंगूठा। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में आपका क्या होगा? अंगूठा होगा, और आपकी कर्ल फिंगर जो डायरेक्शन शो करेगी वो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा दो टाइप से दिया जाता है, एक दिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज और एक दिया जाता है क्लॉकवाइज। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। यार अब मुझे आप यहाँ समझ लो घड़ी है, अब आप ऐसे देख रहे हो, तो ऐसे देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि भैया इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे ऐसे चल रही, तो क्या ये घड़ी के डायरेक्शन में चल रही है? जी हाँ, सामने रख के देखना है आपको। तो मेरे सामने के अकॉर्डिंग तो ये वाला डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, बट आपकी तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपको जो भी चीज़ समझना है, जैसे अरे यार मैं अपने सामने, अगर तुम इधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ, और बीच में अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे घूम रही, तो मुझे वो चीज़ क्लॉकवाइज दिखेगी और तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो आपको अपने सामने के अकॉर्डिंग लेना है कि आपके सामने वो क्या दिख रहा है। तो आपको अपने सामने जैसा भी डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इसको देख लोगे, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? चलिए, अब मान लो सर्कुलर हो, सर्कुलर वायर हो, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तब कैसे देखोगे? तब आप कर्ल फिंगर के डायरेक्शन में क्या कर लो? करंट को कर लो, और अंगूठा आपको क्या बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर है, अच्छा यार सर्कल बना लूंगा, बहुत बेहतरीन। कहाँ बनाऊं? लो, अब मान लो इसमें ये करंट का डायरेक्शन है, तो आप क्या करोगे? ऐसे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो कर्ल फिंगर अब आप करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा, और अंदर की ओर क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बेटा अंदर की ओर हो तो डायरेक्शन दिखाया जाता है क्रॉस क्रॉस। क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्लेन से अंदर है। अगर मान लो यही करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इधर की ओर होता ऐसा, तो अब ये ऐसे आ गया, तो ये बाहर की ओर हो गया। तो जब बाहर की ओर आपका क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो, तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो जब राउंड राउंड होगा कोई चीज़ तो ऐसा देखा जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो आपका अगर कंडक्टर राउंड राउंड है तो ऐसा देखा जाएगा। ठीक, क्लियर है इतनी बात? अब इधर आ जाइए। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहां पर क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर एक ऐसा वायर रखा गया है। अब वायर रखा गया है, वायर के और इसके बीच में एंगल बना है थीटा, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और इसकी लेंथ है बेटा एल। तो क्या ये कहना उचित होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, एक तो ये है ही है, दूसरा इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के चारों तरफ भी क्या होगी?
एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जनरेट करेगी, करेगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी इसके चारों ओर। उस मैग्नेटिक फील्ड में और बाहर जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने का मतलब ये हुआ कि या तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करके अट्रैक्शन वाला फीलिंग जनरेट करेंगी या तो रिपल्सिव फीलिंग जनरेट करेंगी। ठीक है, अब अगर ये अट्रैक्टिव फीलिंग जनरेट करें या रिपल्सिव, दोनों ही केसेस में क्या इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यही आपको एक्सप्लेन कर देना है एग्जाम में कि बेटा ये फोर्स इसके ऊपर क्यों लगता है। और थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हो तो बता सकते हो कि ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साइन थीटा के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। बस इतनी सी ही बात है। ठीक है, अब फोर्स पता तो चल गया कि हाँ भैया ये फोर्स है, फोर्स पता चल गया कि फोर्स लग रहा है, बट फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यह मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने अंगूठे को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, इसको हिंदी में बोलते हैं अंगुष्ठा, तर्जनी, माध्यिका, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों ही फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कर लें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो ना, ये वाली उंगली, अंगूठा जो है वो इस वाले उंगली से 90 डिग्री पे है, ये वाली उंगली ऐसे है, ये वाली उंगली ऐसे है, ये वाली उंगली ऐसे है, दोनों से 90 डिग्री पे है, ये वाली भी दोनों से 90 डिग्री पे है, ये वाली भी दोनों से 90 डिग्री पे। इस तरीके से आप स्ट्रेच कर लें। स्ट्रेच करने के बाद ये फोर फिंगर होनी चाहिए किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये वाली उंगली होनी चाहिए करंट के डायरेक्शन में। तो थंब आपको क्या बता देगा, फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। कहने का मतलब ये होता है कुछ ऐसा, ये क्या है, दोनों सब एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ये अगर करंट के डायरेक्शन में है, तो ये आपको क्या दे देगा, फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। और जो मैंने अभी एक केस लिया था उसमें तो आप कहोगे सर इसमें तो करंट जो है 90 डिग्री पे था ही नहीं, इसमें तो करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, इसमें क्या करें। तो इसमें बेटा अगर ऐसे है तो आपको ऐसे क्रिएट कर लेना है, जस्ट 90 डिग्री ऊपर की ओर। करंट नीचे है तो आपको इसको नीचे की ओर ऐसे 90 डिग्री कर लेना है, करंट के डायरेक्शन को। ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। करंट अगर ऊपर जा रही है तो 90 डिग्री ऐसे बना लेना है, करंट नीचे जा रही है तो 90 डिग्री ऐसे बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही करना है। तो इसी को क्या कहा जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये बेटा यूपी बोर्ड में लिखने के लिए आता है 2 नंबर में, इसका बढ़िया से एकदम डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि एक्चुअल में होता क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह, नहीं तो आप आ जाएंगे समस्या में। ठीक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मतलब ये हो गया, चार्ज पार्टिकल का मतलब ये हो गया, मान लो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है बी इस डायरेक्शन में। अब यहां पर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे यार, इलेक्ट्रॉन दिक्कत कर देता है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने यहां पर v वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। अब अभी मैंने क्या कहा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होगा, यानी मोशन में होगा, तो वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड।
तो जब कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होगा, यानी मूव कर रहा होगा, तो वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर जनरेट करेगा, अब जैसे ही एंटर करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये खुद जनरेट कर रहे हैं भाई साहब। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। अब मान लेते हैं ये फोर्स कितना होगा ये भी समझ लेते हैं। तो ये फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा के। क्यू वी बी साइन थीटा मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कितना चार्ज है इसके ऊपर, F प्रोपोर्शनल टू V यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है, F प्रोपोर्शनल टू B यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, और F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा यानी किस एंगल पे इसको थ्रो किया जा रहा है, इस पे भी डिपेंडेंसी होगी। अब मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, फोर्स तो लग गया इंट्रैक्शन की वजह से, तो इस फोर्स को एक्चुअल में इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो वो भी उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी इलाज यही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या इलाज है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे, ले लो भैया इसे, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट छोड़ दो, अब इसको कर दो वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन बता देंगे, यानी सेम चीज है। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका करंट की जगह क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, और ये दे देगा आपको क्या, फोर्स। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही यहाँ भी अप्लाई करना होगा आपको करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। क्लियर है क्या इतनी चीज, इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे। तो इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग समझने के लिए पहले एक इमेज ले लेते हैं, ये चलो, ये हालांकि ये जनरेटर का इमेज है बट काम चला लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो शायद सीबीएसई से रिड्यूस हो गया है, सीबीएसई में नहीं है बट यूपी बोर्ड में है, तो पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेटा सबसे पहली बात तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर एक तरीके का उपकरण होता है, यंत्र होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ऐसी कोई भी चीज जो करंट फ्लो करने पर घूमना शुरू कर दे उसे मोटर कहेंगे भाई साहब। जैसे आपके घर में फैन लगा होगा, टेबल फैन हो, सीलिंग फैन हो, पानी खींचने वाला मोटर हो, कूलर हो, कुछ भी है, सब मोटर है। गाड़ी में लगा हुआ वो भी क्या है, मोटर है। ठीक है, बट वहाँ पे पिस्टन की वजह से घूमता है, वहाँ मोटर नहीं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल आ रहे हैं ना, जैसे ई रिक्शा होता है उसमें मोटर लगा होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले व्हीकल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये मोटर में होता क्या क्या है, तो आपको देखो दो चीजें बतानी होती है एग्जाम में, एक तो बताना होता है कंस्ट्रक्शन और एक बताना होता है कि कैसे वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें बेटा तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला मेन पार्ट ये होता है, देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, फील्ड मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट। ये आपका क्या होता है, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट सेंस ये है कि यहाँ पर नॉर्थ होगा और यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ से यहाँ की ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दूसरा पार्ट होता है बेटा इसका आर्मेचर। आर्मेचर ये क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन का एक कोर होता है, इसके ऊपर कॉपर के वायर की क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। कॉपर के वायर का वाइंडिंग करने के बाद इसका एक पार्ट ये ला करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कनेक्ट करने पर नीचे वाले डायग्राम गलत है, यहाँ पर जैसे ये आर्मेचर होता है तो ये आर्मेचर ऐसा लाया गया और इसको एक ऐसे रिंग से कनेक्ट कर देते हैं जो आपस में क्या हो, टूटे हुए हो, मतलब जुड़े ना हो, ऐसा। ठीक है, इसको कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग
तो जब आप स्प्लिट रिंग लगाएंगे, अब डिफरेंस समझिएगा, जब आप स्प्लिट रिंग लगाएंगे तो वो मोटर होगा डीसी, डायरेक्ट करंट वाला मोटर। और जब आप ये वाला लगाएंगे, जब आप ये वाला लगाएंगे, देखो यहां पर एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। अरे क्या होता है, अरे बड़ा बदतमीज बोर्ड है यार, ओफो। एक रिंग ये है और एक रिंग ये, ठीक है, तो दो रिंग है। ये पूरी रिंग है, ये बीच से टूटा नहीं है। स्प्लिट वाले में क्या करते हैं, ऐसे रिंग को बीच से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये आधा निकल करके ऐसे हो जाता है, आधा निकल के ऐसे हो जाता है, इसको स्प्लिट कहते हैं। और इसको बोला जाता है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग, ठीक है। तो ये जो स्लिप रिंग है, ये जब लगाएंगे आप तो आपका मोटर कैसा होगा, एसी मोटर होगा, ठीक है। बस इतनी सी ही डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है डीसी और एसी में, बाकी सब सेम है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। उसके बाद यहाँ पर क्या लगाया जाता है, यहाँ पर एक कार्बन या ग्रेफाइट का क्या लगाया जाता है, इसको कहा जाता है ब्रश। इस ब्रश का काम ये होता है कि जो स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग होती है, इसको टच भी की रहती है और घूमती भी रहती है, और ब्रश अपने आप ऐसे ऐसे इसको पकड़े रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये रोटेट भी करती रहेगी और इसको ऐसे पकड़ी भी रहेगी, तो ये रोटेट होती रहेगी और ये ऐसे ऐसे टच रहेगा। तो क्या होता है कि करंट का जो फ्लो होता है वो बना रहता है, जो करंट यहाँ से आ रही है वो इस कॉइल को मिलती रहती, रोटेशन करके बाहर निकलती रहती, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन आपका इसके अंदर होता है। तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, जैसे ये मान लीजिए स्प्लिट रिंग है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका ऐसा ब्रश होता है। अब एक स्प्लिट रिंग से क्या कनेक्ट होता है, आर्मेचर का एक हिस्सा, और दूसरे स्प्लिट रिंग से आर्मेचर का दूसरा हिस्सा, यानी जैसे ए बी वाला पार्ट है तो ये आर्मेचर के इस वाले स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होगा एक्स से, और ये मान लो सी डी पार्ट है तो ये आपका वाई स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होगा। ये भैया पी ब्रश है, ये भैया क्यू ब्रश है। अब बाहर से मैंने एक डीसी मोटर मतलब डीसी सोर्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ से करंट आया, पी से हुआ एक्स में गया, एक्स से ए और बी की तरफ जा करके डी और सी से होता हुआ वाई से ऐसे वापस आ गया। तो तरीका यही होता है एक्चुअली। और एसी में क्या होता है, एसी में ये फिक्स होता है कि भैया अगर इस एंड से करंट जा करके ए और बी में जा रहा है तो करंटवा ए और बी, मतलब करंट का डायरेक्शन पलटना नहीं चाहिए, करंट का डायरेक्शन बदलेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता चला जाएगा। मतलब जिधर से करंट अंदर जा रही है उधर से करंट अंदर जाएगी, जिधर से बाहर आ रही है उधर से बाहर आएगी, मतलब घूमने की वजह से नहीं पलटेगा। इसमें क्या होगा, रोटेट करने की वजह से करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा, और इसमें रोटेट करने की वजह से करंट का डायरेक्शन नहीं पलटता, बल्कि एसी और डीसी का अलग अलग इफेक्ट होता है, वो अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले मोटर पढ़ लेते हैं, फिर अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में जब जाएंगे, इंडक्शन में जब जाएंगे, जो आगे की 8 पीपीटियां हैं, तो उसमें हम लोग एसी और डीसी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मोटर होता है ये ऐसे रोटेट करने लगता है। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, मेन चीज़ होती है वर्किंग। तो वर्किंग कैसे होगी, बात को समझिएगा कि अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फील्ड मैग्नेट रखा नॉर्थ, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक साउथ मैग्नेट रखा, यहाँ पर मेरा आर्मेचर है। दोनों की बात करेंगे हम लोग, एसी की भी और डीसी की भी, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पर क्या किया, मैंने स्प्लिट रिंग लगा दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया, ब्रश, और इस जगह पर क्या हुआ, तो इसको मैंने ए और बी नाम दिया, सी और डी नाम दिया, एक्स और वाई नाम दे दिया, पी और क्यू नाम दे दिया। इतनी बात मैंने यहाँ पर कर लिया है।
अब मामला क्या है कि जैसे ही मैंने करंट फ्लो कराया तो करंट देखो पी एक्स ए बी में गई, तो ए बी में करंट अंदर की तरफ और सी डी में करंट बाहर की तरफ। तो जब ए बी में करंट अंदर की तरफ है और सी डी में करंट बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है बेटा, नॉर्थ टू साउथ, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, यानी ये उंगली नॉर्थ से साउथ की तरफ होनी चाहिए। करंट का डायरेक्शन, ये आर्मेचर ऐसा होता है, आर्मेचर, एक सेकंड रुकिएगा दिखा दूं मैं आपको। आर्मेचर बेटा ऐसा होता है, ये जैसे ये आर्मेचर है, दिस इज द आर्मेचर, तो ये ऐसा होता है इस तरीके से। अब यहाँ पर आर्मेचर का ये वाला हिस्सा ए बी है और ये वाला हिस्सा क्या है, सी डी है। अब ए बी में करंट अंदर की तरफ है, तो ए बी में करंट अंदर की तरफ है तो आपका ये वाली उंगली अंदर की तरफ होनी चाहिए। तो देखिए अंगूठा कहाँ चला गया, नीचे, यानी आर्मेचर का ये वाला हिस्सा जो ए बी वाला है ये नीचे की ओर जाना चाहेगा, इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगी। और जो ये वाला सी डी वाला है इसमें करंट बाहर की ओर है, तो ऐसे करंट ऐसे, तो ये ऊपर भागना चाहेगा। अगर ये पूरा आर्मेचर सेंटर से फिक्स है तो क्या ये ऐसे रोटेट कर जाएगा बेटा, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। रोटेट करने के बाद आफ्टर हाफ रोटेशन, जब आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद सी डी वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ए बी वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, यानी ये जो वाई वाला स्प्लिट रिंग है वो पी से कनेक्ट हो जाएगा और एक्स वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा, क्यू से कनेक्ट हो जाएगा। अब पी से तो करंट अंदर जा रहा है तो वाई से करंट अंदर जाने लगेगा, यानी सीडी में करंट का डायरेक्शन, सीडी में करंट का डायरेक्शन अब अंदर हो जाएगा और ए बी में करंट का डायरेक्शन बाहर हो जाएगा। तो अब सीडी में करंट का, अब देखो जैसे ये ए था, आधा रोटेशन ये कर लिया, अब सीडी में करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अंदर की ओर, और ए बी में बाहर की ओर। फिर से अगर आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो सी डी फिर से नीचे जाएगा, ए बी फिर से ऊपर आएगा। तो रोटेशन कैसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, फिर सी डी नीचे ए बी ऊपर, फिर ए बी नीचे सी डी ऊपर, ऐसे ये क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका डीसी मोटर है, ये क्या है आपका डीसी मोटर है। अब बात कर लेते हैं एसी मोटर की। तो एसी मोटर में क्या होगा, एसी मोटर में ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, बहुत ही घटिया डायग्राम, वर्ड का सबसे घटिया डायग्राम, इसको मिटाने का, सही से बनाने का, मन लगा के। बच्चों के भविष्य का सवाल है, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हाँ भाई चलो, अरे सोचते हैं यार हम आपके लिए, ऐसा नहीं है। लो एकदम सजा सजा के बनाया हूँ इस बार आपके लिए। वाह, बहुत सही। जी ठीक भैया, ये ए बी, ये बी, ये सी डी, ये आपका एक्स, ये वाई स्लिप रिंग, ये पी ब्रश, ये क्यू ब्रश, ठीक है। करंट फ्लो करवाते हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में गई, पी से एंटर की, पी से एंटर करने के बाद ए बी में अंदर की तरफ, सी डी में बाहर की तरफ, और वाई से बाहर आ गई। अब अल्टरनेटिंग करंट की एक विशेषता होती है, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट पहले इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, फिर थोड़ी देर बाद इस डायरेक्शन में, यानी अप रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है। डीसी के अंदर ये खासियत होती है कि डीसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिधर उसका एक डायरेक्शन फिक्स है उधर ही भागेगी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट यानी जो एसी होती है, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। हिंदी में इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। बाकी इसके बारे में बात हम लोग अभी बाद में करेंगे एसी डीसी के, लेकिन पहले
AC और DC में सिर्फ इतनी बात है कि अभी आप ये समझ लीजिए कि DC जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, AC जो है पहले एक डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन, फिर एक डायरेक्शन, फिर अपोजिट डायरेक्शन, बदलती रहती है लगातार। तो जैसे ही करंट यहाँ पर, जब करंट आपका P से एंटर किया तो AB में करंट अंदर की ओर और CD में करंट बाहर की ओर। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कि अंदर की ओर होगी तो ये नीचे भागेगा, CD में बाहर की ओर तो ये ऊपर भागेगा। तो क्या होगा, रोटेशन कंप्लीट कर देगा। रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आधा रोटेशन इसने कंप्लीट किया, आधा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद पता चला ये डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो डायरेक्शन आपका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये मैं साइन चेंज कर रहा था। ये जब कभी भी किसी चीज़ को AC से जोड़ते हैं तो सोर्स ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये बैटरी वाला जो है वो DC का सोर्स है, AC वाला ऐसा है, तो वही मैं चेंज कर रहा था। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, कोई रॉकेट साइंस मैंने यहाँ नहीं लगाई है कि आप परेशान हो जाए सर क्या करती है। ठीक है, तो अब आधा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद पता चला करंट का भी डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। CD में करंट भैया अंदर बाहर की ओर आ रही थी, अब करंट क्या हो गई, अंदर की ओर जाने लगी, और AB में करंट बाहर की ओर आने लगी। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये मोटर जो है ये AB है, ये CD है। AB इधर की ओर, CD इधर की ओर जैसे आया, करंट की डायरेक्शन अपने आप पे बदल गई। अब CD में करंट किधर आने लगी, पहले किधर थी, बाहर की ओर, अब अंदर आने लगी। और AB में करंट अब क्या होगी, बाहर आने लगी, क्योंकि भैया डायरेक्शन पलट गया ना। एक्चुअली डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाने लगा। तो जब ऐसे जाने लगा तो अब CD में अंदर की और AB में अंदर की। अब CD तो इधर है, AB इधर आ गया है, तो AB में अब क्या हो रहा है, AB में करंट बाहर की ओर आने लगी, CD में अंदर की ओर, तो फिर से ऐसे इधर ही घूम जाएगा। तो फिर से क्या होने लगा, रोटेशन होने लगा। तो इस तरीके से AC मोटर वर्क करता है। ठीक है, तो ये AC मोटर, ये आपका DC मोटर है, और ये आपका AC मोटर। ये दोनों जो है मोटर में है। CBSE में भी थे, UP में भी थे, लेकिन CBSE वाले क्या किए हैं, इसको बाहर कर दिए, मोटर को सिर्फ जनरेटर इंक्लूड किया है। तो जनरेटर अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बात समझते हैं। एक डायग्राम था मेरा, आ गया, चलो नहीं है, छोड़ो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है समझिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है कि मान लीजिए ये आपने कोई एरिया लिया ऐसा, और यहाँ से कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसको क्या करने लगे, क्रॉस करके ऐसे जाने लगे। क्या करने लगे, जाने लगे। तो इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो इसका एरिया क्या है, कैपिटल है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने भी क्रॉस करके निकल जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको दिखाते हैं फाई से, और फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू आपका होता है बी डॉट ए साइन, सॉरी बी डॉट ए कॉस थीटा। कहाँ गया, बी ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी इस पूरे एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, सिर्फ उसके काउंटिंग ही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। अरे यार ये हाथ मैंने मैग्नेटिक फील्ड में ले आए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस पे क्रॉस की, अब 2 ठो क्रॉस की तो फ्लक्स 2, 10 ठो क्रॉस की तो फ्लक्स 10, 50 ठो कर रही हैं तो फ्लक्स 50। सिंपल सी चीज है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी इस पर्टिकुलर एरिया से वही क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है बेटा, वेबर होती है।
मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो B इक्वल्स टू फाई अपॉन ए होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की कई यूनिट्स होती हैं, जैसे B इक्वल्स टू क्या होता है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू आपका होता है, क्या कहते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये भी है आपका मैग्नेटिक फील्ड का ही क्या है, यूनिट है। चौथा होता है गॉस, दिस इज अ सीजीएस। ठीक है, ये सब क्या है, ये वाला ये वाला ये वाला ये सब क्या है, एमकेएस सिस्टम में, या फिर आप एसआई सिस्टम कह सकते हो। लेकिन सीजीएस में किस में मेजर करते हैं, गॉस में। सीजीएस में क्या होता है, गॉस। ठीक है, समझ गए। तो ये है, ठीक। अब अगली बात है फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा। फैराडे जो थे वो थोड़ा सा ऐसे इंसान थे जिनको खुराफात ज़्यादा पसंद था। तो खुराफात सोचते भी थे। ठीक है, तो खुराफात में क्या सोच लिए, खुराफात में ये सोच लिए कि भैया जिस प्रकार से हम मैग्नेटिक किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं और उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, वैसे क्या हम किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या उसमें करंट नहीं फ्लो होगी। बात समझिएगा, जैसे ये वायर है, इसमें जब मैं करंट फ्लो करता हूँ तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर इस वायर को मैं बिना बैटरी कनेक्ट किए किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या इसमें करंट फ्लो होगी। यार सोचना तो सही था, उल्टा सोचो सीधा सोचो, उल्टा तो सोचना ही चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके ऊपर एक कॉइल लिया इसे और उसके चारों तरफ क्या रखा, एक मैग्नेट रख दिया और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा करके वेट करते रहेगी भैया हो जाए कुछ। नहीं हुआ, काफ़ी टाइम बीत गया, कुछ नहीं हुआ। गुस्से में उठा के मैग्नेटवा को किस पे फेंक दिए, कॉइलवा पे फेंक दिए। और जैसे ही फेंके गुरु, मैग्नेट जैसे यहाँ पे आया, गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जैसे ही सोलेनॉइड के चारों तरफ या आगे पीछे आया, तुरंत यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो मैग्नेटिक यहाँ पर चीज पता चली इनको कि यार मैग्नेट रख करके कोई फायदा नहीं है, मैग्नेट रखने का कोई मतलब नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे ही नॉर्थ को इसकी तरफ ले आए, डिफ्लेक्शन इधर, नॉर्थ को रोक दिया, डिफ्लेक्शन फिर खत्म, नॉर्थ को वापस ले गए, डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में, साउथ को इधर ले आए तो डिफ्लेक्शन सेम साइड में, साउथ को रोक दिया फिर डिफ्लेक्शन खत्म, साउथ को वापस ले गए तो डिफ्लेक्शन इस तरफ। तब फैराडे को मामला समझ में आया। तो फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दो बातें कही। तो दो बातों पे हम बाद में आते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फैराडे ने क्या किया, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इधर की ओर ले आए और देखा कि, सॉरी पहले इधर नहीं ले आए, अभी मैग्नेट सिर्फ रखा हुआ है, तो देखे कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर वो मैग्नेट को इधर लेके आए नॉर्थ पोल के, तो देखे डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, इधर की ओर। फिर रोक दिया तो फिर से डिफ्लेक्शन क्या हो गया, रुक गया, डिफ्लेक्शन रुक गया। फिर नॉर्थ को इधर लेके गए तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में हो गया। अपोजिट साइड का मतलब देखो, डिफ्लेक्शन पहले इधर हो रहा था आने पर, तो जाने पर किधर होने लगा, इधर। फिर साउथ को इधर ले आए तो जो डायरेक्शन साउथ के नॉर्थ के जाने पे हो रहा था वो साउथ के आने पर आ गया, और जब साउथ को वापस ले गए तो जो नॉर्थ के आने पर जो डायरेक्शन शो हो रहा था वो साउथ के जाने पर होने लगा। अब बात इनको समझ में आई कि यार चलो ठीक है, करंट फ्लो तो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब करंट फ्लो हो रहा है, एक्चुअली करंट आपका फ्लो हो रहा है। लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट आ क्यों रहा है, रीजन क्या है। तो रीजन इनको ये पता चला कि जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं, जब कोई भी मैग्नेट क्या होगा, मूव करेगा, मैग्नेट अगर मूव करेगा तो भैया जो यहाँ पर कॉइल है, मैग्नेट जब दूर था
तो मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऐसे क्रॉस कर जा रही थी, कुछ ही लाइन इससे अंदर से होके जा रही थी। जब मैग्नेट क्या हुआ, पास आ गया, मैग्नेट पास हो गया तो ज़्यादातर लाइंस इससे क्या होने लगी, पास होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लक्स पहले कम था, फ्लक्स अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा कम से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स आया, चेंज इन फ्लक्स आया। तो फैराडे ने अपना 2 लॉ दिया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो पहला लॉ इन्होंने ये दिया कि भैया जब आप किसी मैग्नेट अथवा कॉयल को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कराओगे तो मैग्नेट और कॉयल जब मूव करेगा तो कॉयल से लिंक फ्लक्स में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और ये फ्लक्स चेंज की वजह से कॉयल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और उस ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसमें एक करंट फ्लो होती है और वो करंट क्या कहलाती है, इंड्यूस्ड करंट कहलाती है, इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है बेटा प्रेरित, प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसका हिंदी डेफिनेशन प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इंड्यूस्ड करंट का मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम इन्होंने ये दिया कि इसमें जो ईएमएफ जनरेट होती है, एक्चुअली इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है ये हमेशा उस कारण का ही विरोध करती है जिसकी कारण यह उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पे ये कॉइल था बेटा, नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा था तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रही थी या ईएमएफ जनरेट हो रहा था। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ के आने का विरोध करेगा, तो यहाँ पर कैसी पोलरिटी जनरेट कर लेगा, नॉर्थ पोलरिटी जनरेट कर देगा। नॉर्थ जब दूर भाग रहा था, नॉर्थ जब दूर जा रहा था तो फिर से विरोध प्रदर्शित करना है, तो विरोध प्रदर्शित करने का मतलब है ये साउथ, क्या बना लेगा, साउथ। पहले ये मैग्नेट नॉर्थ के आने का विरोध, डायरेक्शन उल्टा हो गया यार, डायरेक्शन इधर होगा। तो डायरेक्शन इधर होगा। बोर्डवा को कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। चलो, तो नॉर्थ इधर की ओर है, ठीक है, तो नॉर्थ इधर की ओर है, तो अब क्या है, ये विरोध प्रदर्शित करेगा यानी अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या करेगा, इधर नॉर्थ पोलरिटी यानी रिपल्शन करवाएगा। जब ये दूर जा रहा है तो ऑलरेडी दूर भाग रहा है, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, साउथ बना लेगा। जब साउथ आएगा तो साउथ बनाएगा और जब साउथ जाएगा तो नॉर्थ बना लेगा। पोलरिटी कैसी भी हो, कहने का मतलब यह है कि कॉइल में जब पोलरिटी बनेगी तो बेटा जब नॉर्थ बनेगी तो ये डायरेक्शन जो करंट का होगा वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट कैसा होगा कॉइल में, एंटी क्लॉकवाइज। और जब साउथ बनेगा तो डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। साउथ बनेगा तो कैसा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ बनेगा तो क्लॉकवाइज और नॉर्थ बनेगा तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इन्होंने ये रूल दिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू माइनस n इंटू डी फाई बाई, सॉरी अरे मैं तो इंटर में घुस गया, डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी, ये ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा। डेल्टा फाई का मतलब क्या हो गया, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा, ईएमएफ के बराबर होता है। ये फैराडे का दूसरा नियम था। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने क्या किया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अच्छा, जो अभी फैराडे ने बताया इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में इसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोला जाता है बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेरण। ठीक है, अगला है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बहुत इजी है यार। इसको राइट हैंड को उसी तरीके से फैला लीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा। ये मोशन ऑफ अ कंडक्टर बताएगा, यानी किधर आप मैग्नेट या किसको मोशन करा रहे हो, और ये आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो राइट हैंड के तीनों उंगलियों को फैला लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मोशन के डायरेक्शन में, ये करंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर सिंपली आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ये आपको क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन बताएगा, और ये मोशन का डायरेक्शन बताएगा। बस सिंपल से यही बात है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, बाकी कुछ है नहीं। वही सेम तरीके से आप अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों को फैला देंगे बस। ठीक है, अंतिम केस है डायनमो, लास्ट। ठीक है, इसके बाद और कुछ है, ACDC है। डायनमो, तो डायनमो क्या है, डायनमो आपका अभी मैंने बताया था। तो डायनमो का केस CBSE में भी है, UP में भी है, और आपने AC मोटर तो देखा ही होगा। तो कॉन्स्ट्रक्शन AC मोटर की तरह ही है, कोई मतलब उसमें चेंज नहीं है। बस क्या होता है, बाहर से सोर्स देने की जगह पे बाहर क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जो कि करंट को डिटेक्ट करे। क्योंकि डायनमो है ना जनरेटर, ये करंट जनरेट करेगा, इसको करंट चाहिए नहीं। तो जनरेटर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को, यानी इसको जब घुमा दोगे तुम किसी भी चीज किसी की मदद से, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये होता है आपका डायनमो। सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब क्या होगा, जैसे यहां पर मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या है, साउथ है। यहां पर ऐसे क्या है, एक ये लिया, यहां पर ठीक है, वही ब्रश लगा दिया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ऐसे ले लिया। ये AB, ये CD, ये X, ये Y, ये P, ये Q। सिंपल सा सेम डायग्राम है, सेम कॉन्स्ट्रक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मान लो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ, किसी तरीके से मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका AB हिस्सा है ये नीचे जा रहा है, और CD हिस्सा क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। AB नीचे CD ऊपर, AB नीचे CD ऊपर। तो AB नीचे CD ऊपर, तो आप दाहिने हाथ यानी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट राइट हैंड रूल लगा दीजिए। तो B का डायरेक्शन तो यही है, और ये मोशन है। तो AB किधर आ रहा है, नीचे की ओर। AB नीचे की ओर, तो करंट किधर आया, बाहर की ओर। तो AB वाले हिस्से में करंट का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, और CD वाले में किधर होगा, अंदर की ओर। तो करंट आपका ये देखिए P से किधर की ओर बहेगा, P से किधर की ओर जाएगा बेटा, Q की ओर जाएगा। क्लियर। हाफ रोटेशन के बाद जब AB इधर आ गया और CD आपका इधर आ गया, ऐसे ही चल रहा था। अब AB ऊपर जाने लगा, CD नीचे जाने लगा। तो जब AB ऊपर जाएगा, पहले AB नीचे जा रहा था तो करंट इस डायरेक्शन में थी। अब AB ऊपर जा रहा है और CD नीचे जाने लगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा बेटा। सिंपल सी चीज है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। साथ ही साथ क्या होगा
कि जब ये ऐसे फ्लैट अवस्था में होगा, फ्लैट अवस्था का मतलब समझिएगा, फ्लैट अवस्था का मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, ये ऐसे है, अभी इसके अंदर से इक्को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि इसके पैरेलली लाइन तो है, ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज करती है एक लाइन में। तो जैसे जैसे ये एकदम अपने इस पोजीशन से ऐसे बढ़ रहा है, ये तो जीरो से बढ़ते 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 इस कंडीशन में जब आएगा आपका आर्मेचर, तो इसमें मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में आपका करंट भी क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे जैसे ये फिर से गिरना शुरू होगा तो फ्लक्स डाउन हो रहा है, तो डाउन होगा तो आपका करंट की वैल्यू भी क्या होगी? गिर के जब ये ऐसी कंडीशन में आएगा तो ये क्या होगा? जीरो हो गया। अब ए बी जो पहले क्या था? नीचे जा रहा था, अब ए बी क्या होगा? ऊपर आएगा, तो डायरेक्शन पलट जाएगी रिवर्स। तो फिर रिवर्स में भले है लेकिन फ्लक्स का कंडीशन तो वही है ना कि अब फ्लक्स फिर से बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो अब आपका रिवर्स डायरेक्शन में करंट बढ़ना शुरू करेगा, और जब ये इस कंडीशन में आएगा तो करंट की वैल्यू एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, और जब फिर से पूरा घूम के आएगा तो करंट ऐसे। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट एक बार सीधे डायरेक्शन में चलती है, एक बार उल्टे डायरेक्शन में चलती है, और अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है या 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, ये 0 से 3 जाएगी, फिर 3 से 0 आएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 0 से 3 जाएगी, फिर 3 से 0 आएगी, इस तरीके से चलती है। तो पहले 0 से 3 होगी, मतलब 0 से बढ़ते बढ़ते 3 पे जाएगी, फिर 3 से घटते घटते 0 पे जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 0 से 3 जाएगी, फिर 3 से क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये है आपका एसी। और जितनी बार ये इसका क्या है? एक सर्कल है, एक ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये इसका वो कहलाता है एक क्या बोलते हैं यार इसको? रोटेशन, एक रोटेशन, ठीक है। 1 सेकंड में जितनी बार रोटेट होती है उसे इसकी क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे इसकी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति कहते हैं। तो जो आवृत्ति होती है इसकी, हमारे इंडिया में जो करंट आती है उसकी आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। यानी यहाँ पे जो लाइट आ रही है हमारे घरों में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। तो ये जो एसी होती है वो डीसी से इसी तरीके से अलग होती है। डीसी में क्या होता है? डीसी में करंट की वैल्यू एकदम सेम बनी रहती है, यानी कहीं चेंज ही नहीं होती। अगर 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही तो 4 बनी रहेगी, सेम डायरेक्शन में बनी रहेगी, लेकिन अपोजिट नहीं होगी। अब मुद्दा आता है कि यार एसी और डीसी यूज क्यों किया जाता है? व्हाई डायरेक्ट करंट इज नॉट यूज्ड मोस्टली एंड अल्टरनेटिंग करंट यूज मोस्टली? तो डायरेक्ट करंट में देखो यार, एक चीज दिक्कत ये है कि डायरेक्ट करंट को आप बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट करंट को आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, मतलब अगर जैसे डायरेक्ट करंट को आप बहुत दूर भेजना है तो नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट जो है ना, वेव नहीं है, नॉट अ वेव। डायरेक्ट करंट क्या है? वेव नहीं है, तरंग नहीं है। बट अल्टरनेटिंग करंट इज अ वेव। सो इसको आप क्या कर सकते हो? बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हो। पावर जो होती है डायरेक्ट करंट की वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की कम, रिड्यूस इसकी भी होती है बट डायरेक्ट करंट की अपेक्षा कम मात्रा में रिड्यूस होती है। एसी का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और डायरेक्ट करंट का ग्राफ अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। दिस इज अ डीसी करंट और दिस इज अ एसी करंट, ठीक। खतरनाक कौन ज्यादा होती है? खतरनाक डायरेक्ट करंट होती है, क्योंकि डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं होती, इससे अगर आप चिपके तो जान लेके ही छोड़ेगी। और एसी करंट क्या होती है? छोड़ देती है, झटका दे करके आपको छोड़ देती है। इसीलिए रेलवे वगैरह का जो ट्रेन वगैरह चलता है ना, रेलवे में ज़्यादातर डीसी का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए रेलवे में हमेशा कॉशन लिखा रहता है कि भैया यहाँ से दूर ही रहिए, इतना 1000 वोल्टेज है, तो वो डीसी वोल्टेज है। डब्बों के अंदर जो फैन लगे होते हैं, जो बल्ब लगे होते हैं, सब डीसी होते हैं, एवरीथिंग इज डीसी। तो डायरेक्ट करंट जो है वो आपको कहाँ से मिलता है? इसका सोर्स क्या है? बैटरी या सेल, ये क्या है? सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है। और अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है आपका? अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है? डायनमो।
अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है बेटा? डायनेमो, डायनेमो से मिलता है। या फिर आजकल तो कुछ कन्वर्टर आ गए हैं। कन्वर्टर का मतलब जैसे आप इन्वर्टर यूज करते हो ना, तो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे कुछ कन्वर्टर भी मार्केट में आ गए हैं जो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं वो कहलाते हैं आपका रेक्टिफायर। उससे क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर, ठीक है। एसी को डीसी में चेंज करने वाले क्या कहलाते हैं? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में चेंज करने वाले क्या कहलाते हैं? इन्वर्टर या कन्वर्टर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझा दूं। पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था, इसीलिए मुझे आज का ये लेक्चर लेना पड़ा, क्योंकि अब आपका सिर्फ 2 दिन बचा है। जैसे आज का लेक्चर और कल मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको पढ़ा दूंगा, तो परसों से आपका बोर्ड एग्जाम है एक्चुअली। तो इसीलिए मैंने वादा भी किया था कि 16 के पहले मैं आपके सभी चैप्टर्स को वन शॉट दे दूंगा। तो इसीलिए मुझे बिना पीपीटी के आज ये चैप्टर पढ़ाना पड़ा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मुझे लिखना उखना पड़ा है, तो आप स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा। मुझे पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, अदरवाइज मैं पीपीटी बनवा करके या बना करके ही आपको क्या करता, पढ़ाता, ठीक है। तो कल भी मैंने एक लेक्चर लिया था पीरियोडिक टेबल पे, आज मैग्नेटिज्म पे, कल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे, लेकिन कल का लेक्चर पीपीटी पे ही रहेगा, डोंट वरी। तो नो दिक्कत। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। अब हम चलते हैं, नमस्कार। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे।